नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर और मैं हूं आपके साथ पूर्वी निमा। 4 बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर राजस्थान से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले बड़ी सौगात देने आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी खबर हरियाणा से है, जहां पर कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है। उन्होंने सरकार के राहत पैकेज को नाकाफी बताया है। इसके बारे में जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त किया है। और चौथी और आखिरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर हेट स्पीच मामले में पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान दोषी करार हुए हैं। 2 साल की सजा सुनाई गई है। क्या है पूरा मांझरा, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबर। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां खास फोकस है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को ही आगे रख करके करने में लगी हुई है। पिछले 9 महीनों में प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में 7 जनसभाएं कर चुके हैं। बता दें, अब उनकी 8वीं जनसभा 28 जुलाई को है। नागौर के खरनाल में ये जनसभा होगी। पीएमओ से इस कार्यक्रम को मंजूरी मिल गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी वीर तेजाजी के मंदिर में पूजा पाठ कर जाट समाज को लुभाने की कोशिश भी करेंगे। तेजाजी मंदिर में दर्शन के बाद वे देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में एक साथ 18,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि ट्रांसफर करेंगे। इसे अशोक गहलोत सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की काट के रूप में भी देखा जा रहा है। खरनाल में होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में बीजेपी 3 लाख लोगों को लाने की तैयारी कर रही है। और इसी मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश कसेरा। राजेश जी, आखिर कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की जो है यहाँ पे बैठक होने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में आने वाले हैं इसे? जी बिल्कुल, ये जैसा आपने बताया कि ये पिछले 9 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8वां दौरा है और प्रधानमंत्री को ही इन्होंने भाजपा ने अपना चेहरा बना रखा है जी। प्रदेश में भले ही भाजपा के अंदर कई सारे मुख्यमंत्री के दावेदार हो, लेकिन पार्टी बार बार यही कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री को चेहरे को लड़कर ही आगे चुनाव में बढ़ा जाए। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी पूरी ताकत यहाँ पर झोंक रहे हैं जी। और 28 जुलाई को नागौर आना भी उसी का हिस्सा है। क्या तस्वीर बदलेगी? प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को आगे रख के ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। क्या इसका असर, क्या इसका प्रभाव बीजेपी पर पड़ेगा? देखिए, जब भी यहाँ पर आते हैं वो एक बात बड़ी ताकत के साथ बोलते हैं जी। वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार यहाँ बनानी है जी। केंद्र की एक सरकार का इंजन, दूसरा इंजन आपको यहाँ जोड़ना है। जब ये दोनों अच्छे से जुड़ेंगे तो प्रदेश की जनता को फायदा होगा और जो भी अपेक्षा सरकार से करते हैं उसको पूरी ताकत से कर पाएंगे। यही कारण है कि जब भी राजस्थान का प्रहार अशोक गहलोत करते हैं, कांग्रेस कम करते हैं, तो सारे डेटा, सारे फैक्ट जो उनके सामने आते हैं उसको मजबूती के साथ जनता के बीच में रखते हैं और क्यों इस सरकार को आपको बदलना है और किस मोदी और पर भरोसा जताना है। जी, राजस्थान में हर 5 साल में जो है सत्ता पलटने का ऐसा लगातार देखा जा रहा है कि पहले बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस। तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस की सरकार ही रहेगी? देखिए, कांग्रेस ने जिस तरह की योजना यहाँ पर लोगों के बीच में रखी है उसी के दम पर जनता के बीच जाना चाहते हैं और विवादों के बावजूद भी 4.5 साल कांग्रेस ने अशोक गहलोत तो चाहते गहलोत के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाए और आगे बढ़ा जाए। हालांकि वो भी इस बात को अभी अंतिम मीटिंग में साफ कर चुके हैं कि चेहरा बाद में तय होगा, लेकिन जिस राजस्थान में दिख रहा है उससे साफ है कि अशोक गहलोत ही सामने महत्वपूर्ण कड़ी होंगे और मोदी को चुनौती वही देंगे। जी राकेश जी, आपका बहुत भाजपा किस तरह से वापसी करेगी? जी 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 जी, किस तरीके से भाजपा वापसी करेगी? जी बिल्कुल, ये सवाल आपने महत्वपूर्ण रखा है कि जो भी अशोक गहलोत सरकार ने धरातल पे लागू करने के दावे किए हैं उनकी सच्चाई को जनता के बीच में लेकर जाना है
बताना चाहते हैं कितनी योजनाएं हमारी रही और उसी के बेस पे और साथ ही जो केंद्र सरकार का गौरवपूर्ण साल रहा है जी और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश की दुनिया में बहुत बड़ी बनाई है, उसको लेकर लोगों के बीच जाएंगे और सबसे के लिए दरवाजे खोलेंगे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ अधिक जानकारी साझा करने के लिए। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर कांग्रेस की दिग्गज नेता और छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा का 1 महीने के भीतर यमुनानगर में यह तीसरा दौरा है। बता दें, कभी कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए तो कभी बाढ़ पीड़ित लोगों से मिलने के लिए कुमारी शैलजा लोगों से रूबरू हो रही हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार को जल्द से जल्द नुकसान का आकलन कर लोगों को मुआवजा देना चाहिए। बता दें, इस दौरान उन्होंने दिल्ली की सरकार को भी जमकर घेरा है। बीते 2 से 3 दिनों से यमुनानगर में नेताओं का जमावड़ा लग रहा है और इसी कड़ी में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है, बाढ़ पीड़ितों और लोगों के बीच बातचीत की है और उनका दर्द साझा किया है। कुमारी शैलजा ने हरियाणा सरकार की तरफ से जारी किए गए राहत पैकेज को नाकाफी बताया है। उन्होंने हरियाणा सरकार को सलाह देते हुए कहा कि सरकार को जल्द से जल्द बर्बादी का आकलन कर किसानों को मुआवजा देना चाहिए। आपको मालूम ही है कि पिछले कुछ दिनों में इतना प्राकृतिक कहर लोगों ने सहा है, जो पहाड़ों से हुआ शुरू हमारे यहाँ यमुनानगर में, अंबाला में खास तौर से बहुत ज़्यादा प्राकृतिक आपदा आई, तो तरह तरह से दिक्कत आ रही है। पानी कई जगह खड़ा भी है, अभी भी खड़ा है, बह रहा है। भगवान ना करे और बारिश अगर हो जाए तो फिर और दिक्कत आ सकती है। प्रशासन का हमने देखा जगह जगह पर लोगों में बहुत रोष है कि प्रशासन से कोई आया ही नहीं, और अगर आए तो पास से निकल गए, कोई हल नहीं निकाला। लेकिन अब तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन हरकत में आए और सरकार भी हरकत में आए। और मिड टर्म का ये है कि इसके बाद अब क्या करेंगे, मुआवजा मिलना चाहिए लोगों को, असेसमेंट जल्दी से हो जाए, और अभी इमीडिएट रिलीफ लोगों को चाहिए, मकानों के लिए, खाने के लिए, राशन पानी के लिए, पशुओं के लिए, दुकानें खोलने के लिए। तो ये सरकार को इन सब चीज़ों का जायज़ा लेते हुए लोगों तक राहत पहुँचानी चाहिए। और अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जो हैं जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, जो है शैलजा कुमारी ने इस जो दिया जा रहा है मुआवजा किसानों को, वो कम बताया, ना काफी बताया है, तो किस प्रकार की राशि से जो है नुकसान की भरपाई हो सकती है? नमस्कार पूर्वी जी, देखिए ऐसा कि अभी बाढ़ राहत के लिए बहुत सारे नेता जो है इसी का बहाना लेकर के और विजिट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले देखिए ऐसे कि जैसे शैलजा जी हैं तो इनका और हुड्डा जी का जो है वो रिफ्ट बिल्कुल लगातार बना रहे हैं। और अभी देखिए 2024 में चुनाव भी होने हैं, उसके बाद में हरियाणा के चुनाव भी जो है नजदीक हैं, तो उसी को लेकर के जैसे आपदा में अवसर को लेकर के बहुत सारे नेता जो इससे पहले सक्रिय नहीं थे, वे भी अपने क्षेत्र में, जैसे मेरी यमुनानगर में कुछ लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि शैलजा जी इससे पहले नजर इतनी नहीं आती थी, लेकिन अभी पिछले जो महीने में जून जुलाई में और 2-4 बार इनका जरूर दौरा रहा। और इससे पहले लेकिन ये देखने की बात है कि जैसे ये पार्टी की तरफ अगर इतना, जैसे इनका अगर जो जनता और पार्टी की तरफ इतना अगर था मोह था, तो एक हाथ से हाथ जोड़ो एक कार्यक्रम था पूर्वी जी जो अप्रैल में था, तो उस टाइम पे इन्होंने हुड्डा ने जो कार्यक्रम किया था उसमें इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया था कि क्या विपक्ष के सामने ये रैली करनी क्या उचित है, क्या जरूरी है। तो खैर एनीवे इसको छोड़ते हैं, लेकिन अभी के हिसाब से सर आपदा में अवसर देखा जाएगा उसको, क्योंकि जनता जो है वो भी इनसे कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि 2014 था उनका चुनाव, जो कुमारी शैलजा जो है वो अंबाला से जीती, 2019 में हार गई थी, उसका राज्यसभा इनको भेजा गया और अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की प्रभारी है। तो अभी देखने की बात है कि आपदा में अवसर को लेकर के जो ये कर रही है, जनता के दुख दर्द करने का जो दिखावा है वो कितना जनता लेती है, और हुड्डा और उनके बीच में जो रिफ्ट है उसको कितना किस तरीके से कौन स्वीकार करता है, और जो जनता है वो इनको स्वीकार करती है या हुड्डा जी को स्वीकार करती है, देखने की बातें रहेंगी। बहरहाल जो है अभी सिर्फ मौका परस्ती के रूप में सिर्फ जनता देख रही है और कुछ नहीं। जी दिनेश जी, जो है दिल्ली की बाढ़ पर भी उन्होंने केंद्र के साथ साथ दिल्ली सरकार पर भी आरोप लगाए हैं, दोनों में समन्वय नहीं बैठ पा रहा है, दोनों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उनके द्वारा।
देखिए वही है कि अगेन राजनीति में चौका मारने का काम सिर्फ कर रही है, क्योंकि जैसे अगर ये इतनी चिंतित अगर होती तो अपनी पार्टी पर सवाल खड़ने का जो जैसे 2023 में ही अप्रैल के महीने में और हाथ से हाथ जोड़ो जो पार्टी कार्यक्रम था इनका, जो आलाकमान ने तय कर रखा था, उसमें इन्होंने सवाल खड़े किए थे। तो अपनी पार्टी पे सवाल करती हैं, उस पर खड़े करती हैं, और विपक्ष जो सवाल खड़े करती हैं वो सिर्फ देखिए सिर्फ सवाल जो खड़े करने के नाम पे कर रही है और कुछ इसके अलावा नजर नहीं आता। तो दिनेश जी, देखा जाए तो ये पूरी जो है राजनीतिक रोटियां सेकने का काम यहाँ पे उनके द्वारा किया जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं हम इसे? हाँ बिल्कुल, कुछ भी ऐसे हमारी जनता की तरफ कोई सहानुभूति है उसके लिए नजर नहीं आती चीजें, क्योंकि अगर वो होती तो रेगुलर अपना संपर्क बराबर जो जनता है उसके उनसे बनाए रखती, लेकिन फिलहाल वो नजर नहीं आता इस तरीके। तो जनता के द्वारा ये जो आई चीजें फीडबैक है, जनता के फीडबैक। जी दिनेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिनेश जी मौजूद थे, जिन्होंने हमें बताया कि जो है शैलजा कुमारी द्वारा महज ये एक आपदा में अवसर ढूंढने वाला काम किया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए सभी पार्टियां अपनी जीत की तैयारियों में जुट गई हैं। इसी कड़ी में भाजपा ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है, यानी कि चुनाव में सभी महत्वपूर्ण निर्णय जो हैं उनकी सहमति से ही लिए जाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। उल्लेखनीय है कि एक सप्ताह पहले ही पार्टी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनाव का प्रभारी और अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी बनाया था। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लोकेंद्र पारस्कर का कहना है कि आज का दिन ऐतिहासिक है। नरेंद्र सिंह तोमर को जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनका कुशल नेतृत्व चुनाव में काम आएगा और चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के लिए विशेष दिन है, जब नरेंद्र सिंह जी के रूप में एक अनुभवी, परिश्रमी और निर्णायक नेता को चुनाव प्रबंधन का संयोजक बनाया गया है। और हम ये मानते हैं कि उनके नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता प्राण प्रण से जुटेंगे और अपने नेता की अगुवाई में बहुत शानदार परिणाम विधानसभा चुनाव में लेकर मध्य प्रदेश में आएंगे। देखिए, यहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी उपाधि दी गई है। यहाँ पे उन्हें जो है सचिव नियुक्त किया गया है चुनाव में, चुनाव समिति का, प्रबंधन समिति का, और चुनाव प्रबंधन समिति में उन्हें बड़ा दर्जा दिया गया है। बड़ी जिम्मेदारी जो है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को यहाँ पे मिली है। और इसी मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं विवेक सिंह। विवेक, आखिर क्या संकेत हैं इस बात के नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है, और कहीं ना कहीं जो आपने सवाल किया है कि आखिर क्या कुछ इसके मायने हैं, अगर हम मायनों की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में 2 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक बहुमत से मध्य प्रदेश में जीत हासिल की और सरकार भी बनाई है। और एक बार फिर कहीं ना कहीं 2018 से भारतीय जनता पार्टी ने सबक लेते हुए नरेंद्र सिंह तोमर को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और चुनाव प्रबंधन समिति का उन्हें संयोजक बनाया है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और 2 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कुशल नेतृत्व के लिए माने जाते हैं। और इसको लेकर अगर हम बात करें तो बीजेपी के प्रदेश मंत्री हैं और पूर्व मीडिया प्रभारी जो रहे हैं लोकेंद्र पारस्कर, उनका भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि कुशल नेतृत्व उनका काम आएगा और भारतीय जनता पार्टी जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है चुनावी मैदान में उतरने के लिए। इसको लेकर अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी जा रही हैं। इसके पहले बात करें तो अमित शाह देश के दौरे पर आए थे, भोपाल में 4 बंद कमरे में 15 नेताओं के साथ मुलाकात की। उस बैठक में भी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे और माना जा रहा था कि कहीं न कहीं नरेंद्र सिंह तोमर को कोई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पहले उनका नाम चर्चाओं में था कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, संगठन बदलाव की भी खबरें सामने आई थी, लेकिन अब चुनाव प्रबंधन समिति का उन्हें संयोजक बना के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा भरने का काम नरेंद्र सिंह तोमर कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उसी को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र सिंह तोमर को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके पहले की अगर हम बात करें तो
भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय वन मंत्री हैं और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी मध्य प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। भूपेंद्र यादव को अगर हम बात करें तो चुनाव का प्रभारी बनाया गया है, वहीं अश्विनी वैष्णव को चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया है प्रदेश का। और अब नरेंद्र सिंह तोमर को आज जी विवेक, जैसा कि आपने बताया कि 2008 और 2013 में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और 2018 में उनको ये पद नहीं मिला था, जिसके कारण सत्ता जो है भारतीय जनता पार्टी को गंवानी पड़ी थी। क्या अब उसी के मद्देनजर जो है विधानसभा चुनाव में उनको ये पद दिया गया है, जिससे कि सत्ता में जो है बीजेपी कायम रह सके? देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी जिम्मेदारी जो है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मिली है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर नजर डालेंगे, जहां 2019 के हेट स्पीच मामले में सपा नेता पूर्व मंत्री आजम खान दोषी करार दिए गए हैं। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इस मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सपा नेता ने एक चुनावी सभा में सीएम डीएम पर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी। बता दें, इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और इस पर भाजपाइयों ने जमकर हंगामा किया था। इसके बाद एडीओ पंचायत अनिल कुमार चौहान ने थाना शहजाद नगर में केस दर्ज कराया था। अनिल ने आजम पर मुख्यमंत्री और रामपुर के तत्कालीन और जिलाधिकारी चुनाव आयोग को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया था। देखिए, जो है आजम खान को दोषी करार दिया गया है और 1000 रुपए का जुर्माने के साथ 2 साल की सजा आजम खान को हेट स्पीच मामले में मिली है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं रामपुर से, जहां हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और आजम खान को 2 साल की सजा के साथ ही 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 2019 में आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में उनको ये सजा का ऐलान किया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। एमपी एमएलए कोर्ट का ये फैसला सामने आया। 2019 की आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में जो है आजम खान को दोषी करार दिया गया है। दोषी करार देने के साथ ही 2 साल की सजा के साथ 1000 रुपए का जुर्माना आजम खान के ऊपर लगाया गया है। हेट स्पीच का ये पूरा मामला था। सीएम और डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी का ये पूरा मामला था। 2019 में आपत्तिजनक टिप्पणी आजम खान द्वारा की गई थी। बड़ा अपडेट आपको रामपुर से दे रहे हैं, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर हेट स्पीच मामले में आजम खान को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा के साथ 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साल 2019 में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सीएम और डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। बड़ा अपडेट रामपुर से, जहां पर आजम खान को हेट स्पीच मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा के साथ 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बता दें, एमपी एमएलए कोर्ट का यह फैसला आया है। सीएम और डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। और इसी मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ब्यूरो हेड प्रशांत राव। प्रशांत, दोषी करार दिया गया है आजम खान को, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल पूर्वी, देखिए जो पूर्व मंत्री हैं, अब समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आजम खान के ऊपर आज एमपी एमएलए कोर्ट में एक नया फैसला आया है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने सीएम और डीएम पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसके साथ ही चुनाव आयुक्त को लेकर भी निशाना साधा था, तमाम अभद्र शब्द बोले थे, जिसको लेकर ग्राम पंचायत के जो एडीओ हैं उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई थी थाने में, जिसमें लगातार सुनवाई चल रही थी। आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 2 साल की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना
लगाया है। जिस समय सजा सुनाई गई उसी समय पुलिस ने आजम खां को हिरासत में ले लिया है। पहले से ही जो कोर्ट के आसपास भारी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई थी। वहां जो आजम खां के समर्थक थे उनको रोक लिया गया था और ये सुगबुगाहट तेजी से हो गई थी कि आजम खां पे कोई सख्त फैसला आ सकता है। नतीजन यही हुआ कि माननीय न्यायालय ने आजम खां की जो हेट स्पीच का मामला था उसका संज्ञान लिया, उस पर जो दलीलें सुने, दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद ये जो बड़ा फैसला किया कि आजम खां को हेट स्पीच देने के मामले में 2 साल की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया। जिस समय आजम खां ये बयान दे रहे तो उस समय उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और साथ ही साथ चुनाव आयोग को लेकर भी एक चेतावनीपूर्ण जो भाषा का प्रयोग किया था जिसका संज्ञान लिया गया था और ये जांच में सही भी पाया गया, जिसका वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। इन सभी तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर ने संज्ञान लिया और उस पर यह फैसला सुनाया गया। आजम खां के परिवार की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं और आदतन आजम खां के परिवार के लोग हो या आजम खां हो, ऐसे कोई ना कोई बयानात जारी करते रहते हैं जिस पर वो कानूनी ढंग से विरोधाभास होता है, जिन पर तमाम जो न्याय प्रक्रिया की जो विधियां हैं वो उन पर लागू हो जा सकती है, जो नीतियां हैं उन पर लागू होती हैं और इसी के तहत उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। जी प्रशांत, क्या इस तरीके के जुर्माने से जो है हेट स्पीच के मामले कम होंगे? महज 2 साल की सजा क्या काफी है? देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता है कि इस सजा के बाद या जुर्माने के बाद ये जो हेट स्पीच का मामला है कम हो जाएंगे या लोग हेट स्पीच नहीं देंगे। नेताओं में चुनाव के दौरान ऐसा जोश होता है और खासकर वोट बैंक को अपने पाले में लाने को लेकर ये रणनीति भी मानी जाती है कि वो शासन सत्ता के अधिकारियों को या चुनाव आयोग को या सत्तासीन जो है सीएम हो या फिर मंत्री हो, उनको इस तरीके से भड़काऊ रूप से या अभद्र तरीके से संबोधन देने से जनता उनके पक्ष में आ जाएगी। लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं तार-तार करते हैं और खासकर चुनावी आचार संहिता होती है और जो गाइडलाइन होती है उसको भी तार-तार कर देते हैं ऐसे नेता। उनको लगता है कि इन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जैसे आजम खां के मामले की नजीर देखी जाए। इन्होंने 2019 के चुनाव के दौरान जो मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी की थी, डीएम के ऊपर टिप्पणी की थी और चुनाव आयुक्त को लेकर जो टिप्पणी की थी वो एक जो कहा जाए कि चेतावनीपूर्ण अभद्र भाषा में थी और इसे जो देखा जाए कानूनी भाषा में कि ये अलगाववाद की भाषा थी, विरोधाभास की भाषा थी, कानून के विपरीत थी, जिसका एमपी एमएलए कोर्ट ने संज्ञान लिया है और उस पर आज सजा सुनाई गई है। हालांकि इस तरीके से ये जरूर है कि आजम खां जैसे कद्दावर नेता को सजा होना आने वाले समय में अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए चेतावनी होगी कि सत्ता की मद में या फिर अपने पद की मद में ऐसे लोग जो डूब जाते हैं, जो संवैधानिक दर्जे पर या पदों पर बैठे, चाहे शीर्ष में मुख्यमंत्री हो, डीएम हो, ऐसे लोगों को अभद्र भाषा के तहत संबोधन करना या उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना या अभद्र तरीके से प्रचार प्रसार करने जैसे मामले में अब उनको सजा हो सकती है। तो आने वाली राजनीतिक भविष्य की पीढ़ी के लिए यह चेतावनी भी है, यह नजीर भी है और यह जरूर है कि इस तरीके के मामले के बाद अब जो नेता इस तरीके की मंशा बनाए होंगे उनकी मंशा पे कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा होगा। जब आज आजम खां को 2 साल की सजा, 1000 रुपए का जुर्माना और सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात यह रही कि जब सजा होने के बाद आजम खां बाहर आए तो उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो ये आने वाली जो राजनीतिक भविष्य की पीढ़ियां हैं उनके लिए विशेष है कि अब वो इस बात का ध्यान रखेंगे और इस तरीके की भाषा का प्रयोग वो लोग नहीं करेंगे, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा कोई करेगा तो कानून अपने ढंग से कार्रवाई करेगा और ऐसे लोगों पर सजा होगी। जी प्रशांत, 2019 का ये मामला है और इस पर सजा 2023 में दी जा रही है। हम कानून व्यवस्था या फिर कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इतना लेट जो है फैसला आना क्या दर्शाता है? देखिए पूर्वी, आपको बता दूं कि आजम खां पे पहले से कई मामले दर्ज हैं। ऐसे में मामलों की सुनवाई होती है, हर कोर्ट में अलग अलग जो आरोपी होता है उसमें उनकी सुनवाई लगी होती है, समय तय होता है। तो ऐसे में कानूनी प्रक्रिया इसलिए भी तय हुई क्योंकि आजम खां के जो वकील थे वो लगातार अपनी दलीलें दे रहे थे। उन्होंने यह भी अपनी दलीलें दी, इसकी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, उसका भी एग्जामिन किया गया और इसके साथ ही फॉरेंसिक लैब भी भेजा गया उनका वीडियो। तो तमाम चीजों को कानून के ढंग से भी देखना होता है। यह भी देखा जाता है कि ऐसे में जो तथ्य पेश किए जा रहे हैं इनमें कोई षड्यंत्र ना हो,
कोई भी जो व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप लगा है, निर्दोष व्यक्ति ना फंसे, उसके बाद ही न्यायालय किसी भी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आरोपी के ऊपर जो आरोप होते हैं वो तय करती है। तो आजम खान के ऊपर जो भड़काऊ बयान का आरोप लगा था, जो वीडियो वायरल हो रहा था, उसका एग्जामिन किया गया और यह भी जाना जाता है पक्ष की ऐसी कौन सी स्थितियां रही, ऐसी कौन सी परिस्थितियां रहेंगे, किस उद्देश्य में इन भाषा का प्रयोग किया गया है, इन सब का जवाब कोर्ट की तरफ से मुवक्किल से मांगा जाता है और जो जवाब होते हैं वो उनके अधिवक्ता, आरोपी पक्ष के अधिवक्ता पेश करते हैं। और जब ये लगता है कोर्ट को कि जानबूझ के इस तरीके की जो कार्रवाई की गई है, इस तरीके का अपराध किया गया है, इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया है, इसके बाद ये न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और तब जाके कहीं ये सजा का प्रावधान उनके ऊपर लागू होता है। क्योंकि आजम खान पूर्व में कई मामलों में आरोपी है, तो उनके अलग अलग कोर्ट में अलग अलग मामले चलते रहते हैं और वो कोर्ट से समय भी मांगते रहते हैं कि इसमें हमें दलीलें पेश करने का, अपनी बेगुनाही साबित करने का समय दे दिया जाए। इसीलिए 2019 के बाद 2023 में ये मामले का फैसला आया है। ये सिर्फ जो टाइम है वो इसीलिए लगा है क्योंकि कोर्ट चाहती है कि एक राजनेता के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसका पूरा एग्जामिन किया जाए, किसी भी तरीके से कोई खामी ना छोड़ी जाए और तब जाकर सजा या जो प्रावधान कानून के तहत है वो लागू किए जाएं। जी प्रशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारे साथ लाइव जुड़े थे ब्यूरो हेड प्रशांत, जिन्होंने हमें बताया कि आजम खान के ऊपर जो है 2 साल की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हेट स्पीच मामले में 2019 के हेट स्पीच मामले में ये कार्रवाई की गई है। तो इसी के साथ 4 बड़ी खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।